हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका क्लोज टेस्ट का हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट सेट देखने वाले हैं। ये सेट नंबर है आपका 11 और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीपीयू के पेपर को। आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हो कि सीपीयू का जो लेवल होता है वो एमटीएस, सीएचएसएल और यहाँ तक कि सीजीएल के मेन से भी थोड़ा सा लेवल हाई होता है, क्योंकि इसका जो मेन पेपर होता है सीपीयू में, मेन पेपर जो होता है ये आपका इंग्लिश का ही होता है। ठीक है, तो इंग्लिश और स्टेनोग्राफर और सीजीएल का जो मेंस होता है थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और इसके पेपर को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसके क्लोज टेस्ट को खास करके सॉल्व करने के लिए आपके पास सारे नॉलेज होने चाहिए। जैसे फिक्स प्रीपोजिशन का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वोकैबुलरी भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। और ये सबसे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये है आपका कॉमन सेंस, कि आप किस तरीके से अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो। तो आप पूछोगे कि सर ऑप्शन को एलिमिनेट करने का कॉमन सेंस कैसे डेवलप करें तो ऑब्वियस ही बात है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे या फिर अकेले में भी प्रैक्टिस करते हो। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप अगर करते हो तो आप में कॉमन सेंस वो डेवलप हो जाएगा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो कॉमन सेंस पे भी ध्यान देना है और मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते चलो। फिर देखना कि 50-100 ऐसे कुछ करेंगे हम लोग क्लोज टेस्ट, उसके बाद आपका लेवल कितना इंक्रीज होता है। साथ साथ में ग्रामर भी सीखोगे, वोकैब भी सीखोगे, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ये सारे कुछ भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। अब जरा आगे की बात करते हैं। जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं। शॉर्ट में अगर कहूँ तो इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा ये है कि पहले मैं आपको टास्क देता हूं और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं, खास करके वोकैबुलरी में। और आपके जितने भी ग्रामर के पर्सनल डाउट्स होते हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। और कब और कैसे रिवीजन करना है सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, और ये सारे लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं दे रखा हूँ कहाँ पर, कमेंट में। तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड करना और आराम से उसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना और फिर पढ़ना। ठीक है, पीडीएफ को। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो पेपर है इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, खुद से कोशिश करोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा कि तो ज़्यादा समझ में भी आएगा चीज़ें जो भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, देखो यहाँ पर है द पीएचडी डिग्री इज़ द मोस्ट ब्लैंक डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का ये जो पीएचडी डिग्री होता है वो मोस्ट होता है क्या? इंटेलिजेंट होता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन देखो, क्या मोस्ट इंटेलिजेंट होता है? भाई पीएचडी डिग्री का भला इंटेलिजेंट होने से क्या लेना देना? मतलब कोई व्यक्ति थोड़े कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, डिग्री की बात कही जा रही है तो इंटेलिजेंट तो होना नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है द पीएचडी डिग्री इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव। भाई अट्रैक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। मान लिया जाए दो व्यक्ति के पास पीएचडी डिग्री है, आपके पास भी मेरे पास भी। मेरा बहुत फटा पुराना है, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नया है बिल्कुल। और आपसे ज़्यादा तरक्की मेरी हो रही है, मतलब इस डिग्री के बदौलत। तो क्या कहोगे, अट्रैक्शन का कोई वैल्यू है डिग्री के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका अट्रैक्टिव रहना ना रहना वो अलग की बात है, बिल्कुल ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी पीएचडी डिग्री आपके करियर बनाने में कितना हेल्पफुल है ना। तो अट्रैक्टिव होना या ना होना ये मैटर नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल। फिर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर रीडिंग किए हो लाइफ में तो आसानी से कैच कर लोगे कि द पीएचडी डिग्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट डिग्री होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। क्लियर? फैशनेबल तो बिल्कुल नहीं होगा। फैशनेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में मिलता है 10, 15, 20 रुपये के जाके खरीद के लोगों को शो ऑफ करूंगा, है ना। मतलब 100 रुपये के शर्ट खरीदूंगा सरोजनी मार्केट में और बताऊंगा कि हाँ भाई है 1000, 2000, 15,000 का शर्ट। तो वो फैशन की बात तो है नहीं। फैशन की बात होती तो हर कोई पीएचडी का डिग्री कर लिया होता, सबके पास एक डिग्री होती। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है पीएचडी डिग्री को हासिल करने में, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आई कि 3 यहाँ पर ऑप्शन नहीं होंगे। द पीएचडी डिग्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि द क्वालिटी ऑफ अ पीएचडी, मतलब पीएचडी के क्वालिटी के बारे में बता रहा है। पीएचडी डिग्री नहीं, पीएचडी जो कोर्स होता है उसके बारे में। तो द क्वालिटी ऑफ ए पीएचडी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस एज इट ब्रिंग्स प्रेस्टीज एंड ब्लैंक टूवर्ड्स क्रिएटिंग एन एम्बियंस ऑफ इनोवेशन थ्रू रिसर्च। क्या कहना चाह रहे हैं देख लो, तोड़ तोड़ के पढ़ो इसको। बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ ए पीएचडी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस,
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पीएचडी का डिग्री के क्वालिटी। क्या इंपॉर्टेंस रखता है? एज जैसे कि ये इट ब्रिंग्स प्रेस्टीज, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा लाता है। जिसके पास भी पीएचडी होता है अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखना स्टार्ट कर देता है ना, डॉक्टर लिखना स्टार्ट कर देता है, तो एक अलग ही इनका महत्व होता है मार्केट में कि भाई इसने तो डॉक्टरेट की है ना। और बिल्कुल पीएचडी का अलग ही एक रुतबा होता है, मतलब रुतबा क्या बोले, मतलब ये प्रेस्टीज लाता है आपकी लाइफ में। और क्या करता है ये? टूवर्ड्स क्रिएटिंग एन एम्बियंस ऑफ इनोवेशन थ्रू रिसर्च, रिसर्च के थ्रू जितने नई खोजें होती है, इनोवेशन जो होता है, इनोवेशन का मतलब नए नए खोज जो होते हैं इसके रिसर्च के थ्रू, तो उसका एक एम्बियंस क्या करता है, ये क्रिएट करता है, माहौल क्रिएट करता है। तो वैसे माहौल क्रिएट करने के तरफ ये क्या करता है, आपको कंट्रीब्यूट करता है या फिर उसके तरफ जाता है, एफर्ट लगाता है, मतलब कोशिश करता है, या फिर डेवलप करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको शॉर्ट बनाऊँ थोड़ा समझने के लिए, तो यहाँ पर दिया है कि इट ब्रिंग्स, मतलब ये क्या लाता है, प्रतिष्ठा लाता है। क्या? पीएचडी जो है वो प्रतिष्ठा लाता है आपके जीवन में, ठीक है। और क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। क्या करने में? मतलब एक माहौल को क्रिएट करने में, रिसर्च का माहौल क्रिएट करने में, इनोवेशन का माहौल क्रिएट करने की तरफ क्या करता है, योगदान देता है या उसके तरफ जाता है। तो जाने का तो सेंस नहीं बनता कि उसके तरफ जाता है। एफर्ट लगाता है, मतलब बहुत कोशिश करता है उसके तरफ एम्बियंस क्रिएट करने का, ये भी नहीं है। भला आपकी पीएचडी जो है वो कोशिश क्यों करेगा, है ना। क्या डेवलप करता है? जी हाँ, डेवलप कर सकता है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया अपने कॉमन सेंस से कि गोज और एफर्ट्स तो होना नहीं, या तो होगा फर्स्ट ऑप्शन या तो होगा लास्ट ऑप्शन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कंट्रीब्यूट होगा, ये डेवलप नहीं होगा। फिर पूछोगे सर क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ रीज़न क्यों नहीं होगा। पिछला जो सेट था आपका, जो सेट था पिछला सेट 10 नंबर का सेट, उसमें भी कंट्रीब्यूशन एक वर्ड आया था, और कंट्रीब्यूशन के बाद आपका एक फिक्स प्रपोजिशन टू था, अगर आपको ख्याल हो तो लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस नहीं है। देख लो भाई कैसे इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन था और वहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन टू था। तो ध्यान में रखना कि कंट्रीब्यूट के बाद टू आता है, टूवर्ड्स आता है, ठीक है। टूवर्ड्स और टू दोनों आते हैं। अब यहाँ पर टूवर्ड्स है तो कंट्रीब्यूट के साथ ही आता है टूवर्ड्स, यहाँ पर डेवलप्स नहीं होगा, है ना। डेवलप के साथ टूवर्ड्स नहीं आता। इन जनरल किसके साथ आता है? कंट्रीब्यूट के साथ। तो इन दोनों ऑप्शन में हमने एलिमिनेट कर लिया कि डेवलप नहीं होगा, यहाँ पर कंट्रीब्यूट होगा। योगदान देता है, कॉमन सेंस भी लगाओ थोड़ा बहुत कि आपके जो पीएचडी है वो कैसे एम्बियंस को क्रिएट करने में क्या करता है, योगदान देता है, ठीक है। तो योगदान देने के सेंस में है यहाँ पर, वैसा वो कुछ डेवलप नहीं करता। और अगर डेवलप करता तो यहाँ पर डेवलप के बाद सीधा रहता क्या, नाउन रहता है ना, और फिर इसका ऑब्जेक्ट रहता, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट रहता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर टूवर्ड्स है तो कंट्रीब्यूट ही होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग भी समझ लिया आप लोग। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटिव थिंकिंग अलोंग विथ हायर क्वालिफिकेशन। ये नॉलेज का पार्ट है, ये फोर्थ नंबर जो है ये आपका नॉलेज का पार्ट है, आपके रीडिंग स्किल का पार्ट है कि आप कितना रीड किए हो इस टाइप के टॉपिक पे। अब जरा देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फॉर इनोवेटिव थिंकिंग, मतलब नए नए खोज करने की जो थिंकिंग होती है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। अलोंग विथ किसके साथ, मतलब और किसके साथ, हायर क्वालिफिकेशन के साथ। किस टाइप के हायर क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का कि ये जो है पीएचडी जो है ये आपको प्रोवाइड कराता है एक प्लेटफॉर्म इनोवेटिव थिंकिंग के लिए। इतना सही है। और किसके साथ, इसके साथ साथ आपको एक क्वालिफिकेशन भी देता है। किस चीज़ का, हायर क्वालिफिकेशन का। तो हायर क्वालिफिकेशन तो है लेकिन बीच में ब्लैंक है, उसके जगह पर आपको भरना है स्किल बेस्ड, एकेडमिक, टेक्निकल, प्रोफेशनल। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि आपको तो क्वालिफिकेशन वो देता ही है लेकिन किस टाइप का क्वालिफिकेशन देता है, हायर स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन, हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ आपको इन चारों के बीच फ़र्क अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या फ़र्क है इस सब में। देखो पीएचडी डिग्री जो है वो स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन नहीं होता। स्किल बेस्ड कहते हैं जैसे मान लिया जाए आप कुछ छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ सीख गए, जैसे मैं बोलूँ कि आपने मोबाइल बनाना सीख लिया
तो वो एक स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन है आपका, है ना, उसमें कोई भारी भरकम आपको डिग्री नहीं दी जाती है। मान लिया जाए आप एक दो कोडिंग वगैरह कुछ सीख लिए, कुछ लैंग्वेज सीख लिए और आपको कहीं काम मिल गया, तो एक स्किल बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए। जैसे सुनार को कह सकते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ जो होता है, सुनार होता है जो गोल्ड का काम करता है, तो वो डिजाइनिंग विजाइनिंग करने का उसका एक अपना स्किल है ना, उसके पास वैसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता कि भाई बहुत बड़ा डिग्री ले लिया चाहे ये वो, है ना। तो इस तरीके के स्किल बेस्ड जो होते हैं इसको कहते हैं स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन। तो पीएचडी तो स्किल बेस्ड है नहीं। अब क्या है, प्रोफेशनल को देख लेते हैं एक दफ़ा। प्रोफेशनल, पीएचडी प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती। मैं बताता हूँ कि प्रोफेशनल डिग्री में और टेक्निकल डिग्री में क्या फ़र्क होता है। देखो, प्रोफेशनल में होता है जिसमें एक फिक्स टाइप का ड्रेस कोड होता है, जैसे मतलब उसके ड्रेस कोड से आप पहचान लोगे। जैसे मैं कहूँ कि किसी ने एलएलबी की रखी है ना, मतलब लॉ की पढ़ाई करी हुई है, तो उसके ड्रेस से आप पहचान लेते हो कि नहीं? बिल्कुल पहचान लेते हो। कोई व्यक्ति एमबीए किया हुआ होता है, उसका सूट बूट देख करके लगने लगता है कंपनी में भाई ये एमबीए करके ही आया होगा बंदा, है ना। तो एमबीए हो गया, एलएलबी हो गया, यहाँ तक कि जो मेडिकल की पढ़ाई होती है एमबीबीएस वगैरह, वो भी प्रोफेशनल डिग्री ही है, ठीक है। अब टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल डिग्री होती है जैसे बीटेक, है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एमटेक, ये सारे टेक्निकल डिग्री हैं। खास करके इंजीनियरिंग वाला आ जाता है टेक्निकल डिग्री के अंदर। अब एकेडमिक के अंदर क्या आता है, जैसे कोई बीए करता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी करता है, बीकॉम करता है, उसके बाद मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, तो ये सब नॉर्मल डिग्री के अंदर आते हैं जिसको हम एकेडमिक डिग्री कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो ये सब में फ़र्क है। तो पीएचडी डिग्री ना प्रोफेशनल के अंदर आता, ना टेक्निकल के अंदर आता, ना ही स्किल बेस्ड के अंदर आता है, ये एकेडमिक के अंदर आता है। बीए, बीएससी, बीकॉम जो आप करते हो उसी तरीके से आप पीएचडी भी करते हो, उसका एक ड्यूरेशन होता है। और मतलब आप फ़र्क समझ गए ना, प्रोफेशनल और टेक्निकल में क्या फ़र्क है। टेक्निकल में खास करके इंजीनियरिंग आता है, प्रोफेशनल में लॉ आता है, एमबीए आता है, और आपके मेडिसिन की पढ़ाई जैसे डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई, एमबीबीएस वगैरह, ये सब आते हैं प्रोफेशनल के अंदर। अब कहोगे सर पीएचडी तो टेक्निकल में भी करते हैं हम लोग, बीटेक के बाद एमटेक और एमटेक के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, पीएचडी। तो जो पीएचडी आप कर रहे हो ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, आप एक रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप रिसर्च करने के बाद भी हो सकता है साइंटिस्ट बनोगे या फिर हो सकता है आप प्रोफेसर बनोगे। तो वो जो एक खास है पीएचडी डिग्री, वो आता है आपका एकेडमिक कोर्स के अंदर, एकेडमिक डिग्री के अंदर। ये ना प्रोफेशनल है, ना टेक्निकल है, ना स्किल बेस्ड है। तो ध्यान रखना कि एकेडमिक जो है ये किसके अंदर आता है, जो पीएचडी है ये एकेडमिक कोर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर एकेडमिक होगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं आगे, अगला क्या दे रखा है। तो यहाँ पर समझ गए कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पीएचडी इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, और इसके साथ साथ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब आपको एक क्वालिफिकेशन देता है, और वो भी किस तरह का क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ तक आप समझ गए कि यहाँ पर एकेडमिक क्यों होगा आंसर। फिर अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है कॉमा है देखो, फिर ये द यूनिवर्सिटी मेंटेन्स द क्वालिटी एट अ वेरी हाई लेवल। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत हाई लेवल का क्वालिटी मेंटेन करता है। तो यहाँ पर ब्लैंक भर के देखते हैं, बिकॉज, क्या ये कारण है, मतलब बिकॉज क्या बताता है, बिकॉज आपका बताता है रीज़न, है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं, ऑल्दो दिया है, यद्यपि यूनिवर्सिटी मेंटेन करता है बहुत हाई लेवल का क्वालिटी, सो है, सीन्स है। अब समझो, यहाँ पर एक लाइन में मैं समझा देता हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करना। यहाँ पर बिकॉज है, ऑल्दो है, और आपका सीन्स है, ये सारे तीनों जो हैं, ये तीनों है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब एक के बाद दूसरा सेंटेंस आना चाहिए। समझने की कोशिश करना, इसमें थोड़ा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। क्या बताया मैंने कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये जिस भी क्लॉज के अंदर लगा रहता है, मतलब जिस भी क्लॉज का ये पार्ट होता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करना, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, पहले तो इसका मीनिंग समझो। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अधीन काम करना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि कोई पीए है, कोई बहुत बड़ा नेता है, उसका कोई क्या है, पीए है, ठीक है।
तो क्या उस नेता के बिना पीए का पोस्ट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता। कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसका कोई पीए है, तो बिना उस ऑफिसर का ये पीए एग्जिस्ट करता है? नहीं। और ये पीए किसके अधीन काम करता है? इस नेता का, चाहे इस ऑफिसर का। तो इसी तरीके से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होता है, क्लॉज भी होता है। अब ये कंजंक्शन जिसके साथ लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये पीए की तरह इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये कि ये किसी ना किसी के अधीन काम कर रहा होगा। इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपने मेन क्लॉज के साथ ही आएगा। तो इस वाले पार्ट को अगर आप पढ़ करके देखते हो तो इसमें तो एक ही क्लॉज है। अब बहुत लोग का क्लॉज क्लियर नहीं होगा, मैं सब कुछ बताता हूँ, सारे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। देखो, क्योंकि सर कैसे पहचानेंगे क्लॉज है नहीं है क्या है? सबसे पहली बात, क्लॉज कहते किसको हैं? तो ध्यान देना, इन जनरल जो क्लॉज होता है, ठीक है, क्लॉज जो होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी। आप बचपन से पढ़े आए होंगे कि सेंटेंस को बनाने में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रहना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, अगर वर्ब होगा तो उसका सब्जेक्ट होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस का। तो एक तरह से सेंटेंस ही होता है क्लॉज, ठीक है। एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉज आ गए, मतलब दो सेंटेंस आ गए, तो वो दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग वर्ब होना ज़रूरी है। अब यहाँ चेक करो कि कितने सारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और कितने सारे क्या है वर्ब है। मेंटेनेंस आपका एक वर्ब मिल गया, द यूनिवर्सिटी आपका क्या मिल गया? इसका सब्जेक्ट, मेंटेनेंस का सब्जेक्ट हो गया। बाकी यहाँ कहीं पर है कोई सब्जेक्ट और वर्ब? क्योंकि सर द क्वालिटी भी आपका नाउन है तो ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिर इसका वर्ब कहाँ गया? नहीं। देखो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का, मेंटेनेंस का, ये द क्वालिटी जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है? इसका ये ऑब्जेक्ट है। और जब कोई भी पार्ट अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन गया तो किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये बेसिक सा रूल है, कई बारी मैं बता चुका हूँ, पिछले सारे क्लोज टेस्ट में भी कई बारी बताया हूँ। तो एक वर्ब का एक अपना सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट दूसरे का नहीं बन सकता। क्लियर? और दूसरा वर्ब भी नहीं है, तो दूसरा वर्ब नहीं है मतलब ये क्लॉज कैसा है? ये क्लॉज जो है आपका एक सिंगल क्लॉज है, इसका मेन क्लॉज तो है ही नहीं, है ना। तो अगर ये इसका मेन क्लॉज इसके साथ दे ही नहीं रखा तो इसके साथ अकेला सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो अकेला क्या कर रहा है यहाँ पर? समझ गए बात को? वो तो किसी ना किसी मेन क्लॉज को हेल्प कर रहा होगा। तो भाई यहाँ पर कोई भी मेन क्लॉज है नहीं, तो ये तीनों जो हैं क्या आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये तीनों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर? और बाकी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होते हैं बिकॉज के, किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ऑल्दो का इस्तेमाल होता है, सिंस का होता है। अच्छा, अगर यहाँ सो दैट रहता तो भी वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता, लेकिन सिंगल सो है तो कई बारी सो भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की तरह काम करता है। लेकिन ध्यान देना, सो का एक स्पेशल इस्तेमाल जो होता है कि ये किसी का क्या बता रहा होता है, ये रिजल्ट बता रहा होता है, कंक्लूड कर रहा होता है। तो अगर ये पार्ट को अगर आप पढ़ते हो, इस पार्ट को अगर आप पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो लाइन आए हैं, इसके पहले सेंटेंस आए हैं, इसका ही किसी ना किसी तरीके का क्या बता रहा है? कंक्लूड कर रहा है एक तरह से। कैसे कंक्लूड कर रहा है? देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पीएचडी डिग्री है ना, ये पीएचडी डिग्री है, ये क्या करता है? ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि इनोवेटिव थिंकिंग आने लगे लोगों में, अच्छा क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन ये प्रोवाइड कराता है ना। और ये एम्बियंस क्रिएट करने में क्या करता है? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए, है ना, मतलब ये परिणाम स्वरूप बता रहा है। तो देयरफॉर, हेंस, सो, ये सारे परिणाम बता रहे होते हैं और कंक्लूड कर रहा होता है किसी पार्ट का। तो ये सारे पार्ट को कंक्लूड करते हुए ये सेंटेंस बता रहा है यहाँ पर, तो इसलिए आपका सो होगा और बाकी ये तीनों नहीं होंगे। दोनों तरीके से आप समझ गए, सो के मीनिंग के भी हिसाब से और इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये तीनों सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अगर सो के साथ दैट रहता तो वो भी सो दैट भी क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। लेकिन अकेला सो है तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो ये वैसा क्लॉज के साथ आएगा भी नहीं। क्लियर है? फिर एक दफ़ा मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। बिकॉज, ऑल्दो और सिंस यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये होता तो ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसके साथ जुड़ा रहता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर इस पार्ट को हम मान भी लेते हैं
तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई उसका मेन क्लॉज आता है, और यहाँ पर कोई भी मेन क्लॉज नहीं दे रखा है इस सेंटेंस में। क्योंकि सर कैसे नहीं दे रखा, कैसे पकड़ें, तो समझने वाली बात है कि मेन क्लॉज अगर यहाँ होता तो उस मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट भी होता, वर्ब भी होता, ठीक है। तो ये सिंगल क्लॉज है जिसमें एक सिंगल आपका यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, इसका एक सिंगल वर्ब मेंटेंस है, और इस मेंटेंस का ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ और भी कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पर मेन क्लॉज है ही नहीं, और एक क्लॉज में सब्जेक्ट का और उसका वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, सो का इस्तेमाल होगा, सिंस, ऑल्दो और बिकॉज का नहीं होगा। ऑल्दो, बिकॉज और सिंस का जो प्रयोग होता है कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में करते हैं ये हम लोग बाद में भी देखेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहाँ मुख्य रूप से था वो मैं आपको बता दिया, और ये कॉन्सेप्ट था सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए आपके। अगला है द प्रोग्राम दैट इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट अ मीन्स फॉर ए फ्रूटफुल रिसर्च करियर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, पीएचडी का जो प्रोग्राम है, ये क्या करते हैं, इंश्योर करता है, मतलब आपको आश्वस्त करता है, या फिर डिसाइड करता है, मेंशन करता है, या फिर रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है किस चीज़ का, दैट कि इट इज़ नॉट एन एंड इन इट्स सेल्फ, मतलब ये खुद में ये एंड नहीं है, ये जो पीएचडी का प्रोग्राम है ये यहीं समाप्त नहीं हो जाता अपने आप में, लेकिन ये करता क्या है, ये कि ये आपको फ्रूटफुल, मतलब बहुत ज़्यादा फलदायी रिसर्च करियर में क्या करता है, आपको साधन प्रोवाइड कराता है ना। मतलब रिसर्च के क्षेत्र में अगर आप जाते हो, खोज के क्षेत्र में, तो उसके लिए आपके दरवाजे खोल देता है वो उस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए। तो क्या करता है, वो जो डिग्री है, पीएचडी का जो प्रोग्राम है वो इंश्योर करता है। देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, कोई सेंस नहीं बनता कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई ये आपके रिसर्च करियर में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा तो है नहीं। हेल्प करना हो सकता है, हेल्प तो है नहीं यहाँ पर। देखते हैं आगे। मेंशन करता है, किसी चीज़ को मेंशन नहीं करता। अब यहाँ पर इन दोनों में आपको ये करना होगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिसाइड करता है, अच्छा इस पार्ट को छोटा सा तोड़ करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ समझना कि ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये क्या करता है, आपके फ्रूटफुल करियर बनाने के लिए इंश्योर करता है, मतलब गारंटी देता है। इंश्योर करने का मतलब आश्वस्त करना, गारंटी देना। या फिर डिसाइड करता है, ये प्रोग्राम जो है आपके फ्रूटफुल करियर के लिए डिसाइड करता है। नहीं भाई, क्या डिसाइड करता है ना। तो डिसाइड करना भी यहाँ नहीं होगा। ये आपके फ्रूटफुल करियर के लिए मेंशन करता है, नहीं। ये आपके फ्रूटफुल करियर के लिए क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं। ये भी मीनिंग बेकार निकल रहा है। एक बच जाता है इंश्योर करना। ये आपके फ्रूटफुल करियर के लिए इंश्योर करता है, मतलब गारंटी देता है। ऑब्वियस सी बात है कि पीएचडी प्रोग्राम जो है ये आपके फ्रूटफुल रिसर्च करियर के लिए क्या करता है, गारंटी देता है, क्योंकि पीएचडी होता ही है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो गारंटी देता है। इस सेंस में आपका क्या आंसर होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इसको सीख लिए। अब मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, इसके सारे आंसर पढ़ करके एक बार मैं बता देता हूँ। मीनिंग तो सबके बता दिए, देखते जाओ। द पीएचडी डिग्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ ए पीएचडी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एज इट ब्रिंग्स प्रेस्टीज एंड contributes towards creating an ambience of innovation through research. It provides a platform for innovative thinking along with higher academic qualification. फिर बोल रहा है यहाँ पर, so the university maintains the quality at a very high level. The program ensure करता है, गारंटी देता है, that it is not an end in itself but a means for a fruitful research career. ठीक है, समझ गए पूरी बात, पूरी कहानी, सबके कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इसी तरीके से सारे सीपीयू के पेपर को हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।